अस्सलाम वालेकुम। नदीम मलिक के शो में फैसल वाडा ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। अगले 24 घंटों में इमरान खान रिहा ना हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। फैसल वाडा का बड़ा दावा, मगर राना सनाउल्लाह ने भी तायीद कर दी। नदीम मलिक सुनकर हैरान हो गए। क्या नया साल इमरान खान की रिहाई के साथ शुरू होने वाला है? फैसल वाडा की तमाम बातें पहले तो दुरुस्त होती थी, क्या ये भी बात इनकी दुरुस्त है? आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्र सर। मतलब आप क्या चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, और क्या चाहते हैं, क्या करे वो? सर छोड़े ना, मैं बड़ा हूँ इस पार्टी के अंदर से, उसे कहे कि इस्लामाबाद आ जाए, कब्जा तो बहुत आ जाए, इसी वेव के साथ आ जाएगा। सर मैं आपको बता, आज ट्रेजरी और अपोजिशन बेंच पे बैठा हूँ। इमरान खान में ये ख्वाहिश मौजूद है कि केपी से कोई लॉन्ग मार्च लेकर अली मीन गंडापुर खान साहब की ख्वाहिश तो ये है कि वो फिर आई डोंट नो को हदायत हो जाए। वो अभी भी एक जेन्युइन मौला जो ढूंढ रहे हैं 9 मई वाले, वो अब नहीं उनको मिलेंगे। 9 मई वाले जो मर गए हैं, फंस गए हैं, ख्वार हो गए हैं, जिनको ला हमने छोड़ दिया और हमने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इमरान की ख्वाहिश मौजूद है कि और धरना हो इस्लामाबाद? तो धरने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो अब अपनी सियासत को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें। इस झगड़े से निकलें। झगड़ा भी करेंगे जब मजबूरी हो, लेकिन ये झगड़ा जो हम करने बैठ गए तो दुश्मन वाली झगड़ा कर रहे हैं। हम दुश्मनों थोड़ी हैं, हम मुखालिफ हैं, हम दुश्मन नहीं है। मैं नून का मुखालिफ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं पीपल्स पार्टी का मुखालिफ हो सकता हूँ, दुश्मन नहीं हो सकता। अभी तो आपने सबने आपको मोहब्बत से सेनेटर बनाया। नहीं सर, मुझे किसी साहब ने नहीं बनाया सर, मैं आपको बड़ा क्लियर रखूँ। मुझे एमक्यूएम ने सपोर्ट किया और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, मुझे किसी साहब ने नहीं किया सर। मैं नून लीग के पास ना चल के गया हूँ, ना मैंने मांगा है, ना राना साहब के साथ मेरा ताल्लुक अच्छा रहा है। जब इनके ऊपर गलत केस भी बना था, मैं काबीना में लड़ पड़ा था। बात कर दी ना आपसे? बिल्कुल है सर, बिल्कुल एहतराम है सर। जरदारी साहब ने आपको गाली है। जरदारी साहब मेरे बड़े हैं सर, मुझे तो कोई शर्म नहीं सर। जो है वो मुंह पे भी हूँ। मैं पीठ पीछे ये नहीं कर सकता सर कि पीछे कहूँ, सामने जाए कहूँ मैं आप बहुत अच्छे, बाहर जाए कहूँ ये बहुत बुरे। नहीं सर, नहीं। या मैं दुश्मनी करता हूँ, या मैं दोस्ती करता हूँ, या मुखालफत करता हूँ। राना साहब के लिए मैंने जंग लड़ी है मिनिस्ट्री के अंदर, कैबिनेट के अंदर, वजीर आजम के, दोनों को कटहरे पे खड़ा किया था। मैंने कहा गलत केस बनाया है। वो और बात है, राना साहब हमारे लिए बोल रहे, किसी भी कबीले का भी जिक्र करते हैं, वो क्लिप्स आते रहते हैं हमारे पास। मैं तो इग्नोर इसलिए करता हूँ, राना साहब से मेरा ताल्लुक है, कोई बात नहीं। अगर वो कह रहे तो कह रहे थे, उनको पता है जब भाई खड़ा होगा तो जड़ में मारेगा। राना साहब के ऊपर हीरोइन का केस किसने बनवाया था? सर 3rd क्लास केस था, झूठा केस था। उस वक्त काबीना में का राना साहब मौजूद है, इनसे अभी पूछे आप कौन था उसके पीछे? आपने मुझे जियो के, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस था कौन उसके पीछे? उसके पीछे जो उस वक्त की जो वजीर था या जो उस वक्त के लोग थे, उन सबने वजीर तो कहते मैं नहीं था, वो तो कहते हैं हमने उससे हेल्प किया था, उसने कसम उठाई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वजीर की थी ना। वजीर आए कहता, देखिए सर एएनएफ की आप बात कर रहे हैं, तो मैं एएनएफ को कब ब्लेम क्यों तब ब्लेम करूंगा जब मैं उसका मिनिस्टर ना होता। मिनिस्टर अगर है और एएनएफ करे, मैं अगर किसी जगह वजीर हूं और मेरे नीचे 2 स्टार कोई ये काम करे, तो अगर मैं बहुत ही मजबूर कमजोर होऊंगा तो मैं आके ये बोल दूंगा भाई मैंने नहीं किया, इसने किया। ये तो मेरी बड़ी क्लैरिटी अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन मैं राना साहब से, आप अभी पूछें, राना साहब मौजूद है कि राना साहब, हम पॉलिटिशियंस की वो बड़ी तेज होती है, हमें पता चल जाता है किसने क्या बात की मेरे लिए। राना साहब मुझे जियो के प्रोग्राम के अंदर मिले नीचे, उन्होंने मुझे कहा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि तुम कैबिनेट में खड़े हो जाओगे मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे मुखालिफ हो। मैं सर मैं पार्टी का मुखालिफ हूँ, ये नाजायज आपके साथ हो रहा है, इसलिए मैंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि ये एक झूठा और 3rd क्लास और घटिया केस बनाने की कोशिश की है। इमरान को पता था? नहीं, इमरान खान साहब को पता नहीं था। इमरान खान साहब ने यकीन किया दूसरी दफा, लेकिन 3rd टाइम और फर्स्ट जब डीजीएनएफ को बुलाया गया तो उसने इमरान के सामने कहा था, उन्होंने क्लियर किया था, मैंने उसके बाद वीडियो दिखाया। क्या बोला था डीजीएनएफ ने? उन्होंने कहा था कि उन्होंने मिनिस्टर की बात को इंडोर्स किया था कि वो डीजीएनएफ भी बड़ा क्लेवर आदमी होता है। जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है प्रेजेंटेशन देने, तो हर चीज़ मिनिस्टर की अप्रूवल से, मिनिस्टर के इशारे से चलता है, और मिनिस्टर को मुखातिब कर रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल ये किया एएनएफ के साहब से कि आप मुझे वो वीडियो दिखा दें, तो मुझे मिनिस्टर ने जवाब ये दिया कि उस राना साहब का गनमैन थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो गनमैन इतने प्राइवेट मेरे पास भी बहुत, अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन क्या मैं स्टेट के ऊपर तान सकता हूँ? तो मेरा बाप भी नहीं तान सकता ना, दुनिया में कोई तान सकता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे राना साहब से बात करते हैं, ब्रेक ले लें। मैं आपसे भी वाडा साहब इसके ऊपर जानना चाहता हूँ, हमें पाकिस्तान को आगे चलाना है, लोगों को बेहतर करना है कि नहीं करना, कि इसी खेल में लगे रहें? सर आपको अदालती निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और जिन जिनकी उम्र होती जा रही है, जो एक्सपायर्ड होते जा रहे हैं, उनको साइड पे करते हैं, नए लोगों को आने दें। देखिए जब तक आप नए लोगों को आने नहीं देंगे, कब तक आप गलत चीज़ को जस्टिफाई कर। राना साहब की पार्टी में कोई ऐसा हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर गलत केस हो और खड़ा हो जाए हमारी तरह? मैं इनके लिए खड़ा हुआ था, मैं पीपल्स पार्टी की शर्जील की मिस हैंडलिंग में खड़ा हो गया था।
सर आपका ज़मीर है ना, आपकी मुखालफत है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, किसी के साथ भी गलत हो। इनके घर के ऊपर कोई बात हुई थी, हमने आके टीवी पे कहा था कि बकवास बात है, कि ऐसी घटिया बात करनी नहीं चाहिए। इनकी फैमिली हमारी फैमिली है, हमारे इख्तलाफत 100 हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन इनका घर हमारा घर है, आपका घर हमारा घर है। पीटीआई के घर में भी कोई चीज़ होगा, हमारा घर है, उनकी माँ बहन बेटी है, हमारी माँ बहन बेटी है। इख्तलाफ आप दुनिया से कर सकते हैं सर, तरीका इख्तलाफ होना चाहिए। आप लड़ाई दुश्मनी मार धाड़ गालम करो, चार दीवारी का फ़र्क ख़त्म कर दें। देखिए लीडर जब इन पीछे से थपकी लगाता है ना, तो रॉकेट की तरह वर्कर आगे जाता है, उसकी स्पीड रॉकेट से ज़्यादा तेज होती है। यही लीडर्स हमने एक्सप्लॉइट किया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, वेदर इट पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एनी एमकेएम फॉर दैट मैटर। आगे निकलना है हमने कि नहीं निकलने के लिए अदालती निज़ाम ठीक करें, अपनी पार्टियों में खड़े हो जाएं, जब गलत इकदाम होने लगे अपने लीडर को झंझोड़े रोकें। अगर आप मुखलिस से राणा साहब से पूछे ना, आप राणा साहब ने मुझे कहा था, नहीं कहा था, मैं तो उस वक्त राणा साहब को जानता भी नहीं था कि आपने मेरे लिए बात की है, मैं शुक्रिया अदा करता। राणा साहब है ना, शिबली फराज साहब है, राणा साहब शिबली फराज साहब ना, ये बैठ के बात करने बहुत पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी उस सेनेट के अंदर। आज भी मैंने लोग देखे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। 9 मई के अंदर मुलव्विस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की, और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी हुई थी। मैं आज उनकी शक्लें देख के सोच रहा था, 3 शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी है, उस वक्त भी खरा था, आज भी खरा है, और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा जाएगा। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं खुद उनसे पूछूंगा कि आपने किया, लेकिन खुद भी अच्छा इंसान। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप तो अब उसका हिस्सा नहीं है। अभी तक जो सूरत हाल है, मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने हुए। सर हमने तो पहले ही बात कही थी, अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले, फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर। पार्टी तितर बितर करती है। कौन से उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं दिया। आप क्या जस्टिफिकेशन की बातें कर रहे हैं? उसका नाम भी कोई नहीं लेता, वो हथकड़ियों में उसकी मैंने कुछ दिन नहीं पहले सर, दाढ़ी वो बंदा बड़ी ठीक तस्वीर है देखी। सर, वो बंदा ठीक है, उसका आपकी जमात में आप फिर आप यही कह तो रहे प्रॉब्लम है थे ना पीटीआई के बंदे उसका नाम भी नहीं लेते सर। इसलिए नहीं लेते ना कि इनसिक्योर है, मुनाफकत है। पीटीआई में आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, खान को गिराने वाली भी पीटीआई है। खान हम सबको घसीटने के लिए बाजार का आदमी नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। ये सब आपने भूखों के आगे पराठा रख दिया था। प्रॉब्लम ये हुई है। वाडा साहब, अभी भी ऐसा कोई डायलॉग नहीं होगा? सर देखें, पीटीआई के मेजॉरिटी इंस्पायर हूँ। आप डिफरेंट ग्रीन पहनते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मुझे बड़ी पसंद है, आपने दी नहीं, आपने कहा था मैं आपको दूंगा। आज प्रोग्राम का इख्तिताम आपको टाई देने पे ही होगा। अच्छा सर, वेरी काइंड। ऑन एयर जो कमिटमेंट है वो निभाई जाएगी आपसे। आप ये बताएं कि इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते होने चाहिए कि नहीं? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ इस नैश तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समेत तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इसको पहुंचाता कौन है? ये मुल्क कहाँ से कहाँ हम ले गए और क्यों ले गए, इसको लाने वाले कौन है? पहले आज मैंने असेंबली में भी कहा कि आप जब तक इस मसले को एड्रेस करेंगे मुल्क नहीं ठीक होगा। इमरान खान को इस हाल में किसने पहुंचाया? जुडिशरी, आपका जुडिशल निजाम पाकिस्तान का। नवाज शरीफ को इसने किया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी थे। जरदारी साहब को 14 साल जेल कैसे की, लेकिन सिर्फ जुडिशरी थी। अच्छा सर चलें, क्या एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़ नहीं? सर मेरी बहुत अच्छा सवाल है, आप बड़ी डायरेक्ट बात करें, मुझे भी पसंद है आपकी डायरेक्ट बात करना। देखिए सर, हम कहते हैं भुट्टो साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने मरवा दिया, तो भाई जिसने साइन किया था उसको तो पकड़ो ना, उसको लाओ, उसको खड़ा हो जाता, पेन तोड़ देता, बताता। 46 साल बाद बता रहे हैं आप, 46 साल के बाद, मेरे पैदा होने से पहले मुझे पता था। इमरान खान का डी चौक का धरना किसने करवाया था? उसको रुकवा के गारंटी देने वाला आज भी जज मौजूद है। मुझे आप अगर चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे, शवायद ढूंढना उनका काम है, मैं नाम ले दूंगा जाकर। बहुत मुश्किल हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था धरने कराने में? एस्टेब्लिशमेंट में जो नंबर 2 में खास था, वो अपनी से चीफ बनने के लिए सब कुछ करवा रहा था, गाइड करवा रहा था। इसमें 2 राय क्यों है सर? इसमें 2 राय नहीं है ना सर। इसमें आज का मौजूदा जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो क्लियर, आज के जज भी हैं, ठीक है। आज जो गैलरी के चारों तरफ खेल रहे हैं, ठीक है, नून से भी खेलते हैं, पीटीआई से भी खेलते हैं। और अगर मुझे चीफ जस्टिस साहब लाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब एक ईमानदार आदमी है, बलोच आदमी है, और बलोच आदमी के लिए कहा गया कि उसको रिस्पेक्ट करें। तो बलोच आदमी है, तो उनके पास जाके मुझसे पूछेंगे एज ए पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी जिसने अपने सिटीजनशिप के साथ साथ मेरे पूरे ख़ानदान में भी किसी की नहीं है। ना मेरे पास रेजिडेंसी है, ना मेरे पास वीज़ा है, ना मेरे पास सिटीजनशिप रही है, ना मेरी फैमिली के पास है, ना मेरी बहन के पास है। सुने, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। अब ना मेरे 20 बच्चे NGO चला रहे हैं, ना ही मुझ पर कोई ब्लेम है, ठीक है।
पगड़ियाँ आप उछलेंगी तो फुटबॉल बनेगा पगड़ियों का, ये तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर इल्ज़ामात आज लग रहे हैं, मुझे नहीं पता सच्चे इल्ज़ामात हैं झूठे इल्ज़ामात हैं, उनकी सदाकत कितनी है बाबर सत्तार साहब के ऊपर, जज साहब के ऊपर। मुझे उनके बारे में इतना पता है कि जब वो अपॉइंट हो रहा था तो मेरी काबीना में, मैं मिनिस्टर था फेडरल, जब उनके ऊपर बहुत नेगेटिविटी चारों तरफ से आ रही थी, नॉट इमरान खान साहब बट बाकी वेरी ऑनरेबल जज। मैं नहीं जानता, मैं क्या उनकी ज़ात पर कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लग गए। जज की सबसे पहली चीज़ है उसकी रेपुटेशन, कि अगर वो मेरा मुखालिफ भी है लेकिन मैं केस लेके जाऊँ तो वो मुखालफत अपनी साइड पर कर दे, जजमेंट करे अपनी जजमेंट के बेसिस के ऊपर, शवाहिद के ऊपर। तो अगर उन पर इल्ज़ामात बाबर सत्तार साहब का लगे हैं, उनकी रेपुटेशन ऑनरेबल भी हैं और उनके ऊपर सवालिया निशान बन रहा है। इल्जाम नेशनैलिटी वाला है ना, जिसकी वो वजाहत खुद से करनी है, उन्होंने नहीं करनी चाहिए ना, और क्या इल्जाम उनको करनी चाहिए। नहीं, उसके अलावा है स्कूल चेंज की बातें हो रही है, बहुत सोशल मीडिया पर देखिए ना सर क्या क्या बातें हो रही हैं। अगर वो हैं, अगर वो इल्जामात है उसको क्लैरिफाई करें। अगर वो इल्जामात में सदाकत 1% है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये बिला वजह के इल्जाम है। स्कूल अगर उसका भाई चलाता है तो उसका इल्जाम सर मेरी बात सुने ना नदीम साहब, ये तो मैं और आप जज करने वाले नहीं है ना, दोबारा क्लैरिफाई करना चाहिए। दोबारा मेरा एम्फेसिस होगा। एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़ ये था पिछले 10 सालों में, क्या अब भी मौजूद है? देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ की नाअहली की आपने मिसाल दी, आज सैनेट में भी बोले, अभी भी आप बोले, वो दोनों के गठजोड़ से हुई थी, किसी एक से नहीं हुई। आपने इमरान खान को निकाला, इक़्तिदार पहले दिलाया फिर निकाला, ये भी गठजोड़ से हुई थी, वैसे नहीं थी हुई। आज क्या वो मौजूद है या नहीं है? नेक्सस मौजूद है या नहीं? देखिए नदीम बरक साहब, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए नदीम बरक, सबसे पहले तो आप अगर कह रहे, आप जैसा सीजर्ड इबाददार एंकर एक्सपीरियंस ये बात कर रहे हैं, तो मेरी तो फिर आपके आगे कोई राय नहीं बनती। आज है, मैं आपसे बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। अगर आज चीज़ें हो रही होती, आज क्या है, आज निज़ाम में तब्दीली क्या हुई है, जिन्होंने मुझे, मैं आपको 2 मिनट लूँगा, मुझे वो दे दीजिए प्लीज़, आ जाए 1 सेकंड के लिए। भुट्टो साहब को फांसी दी, किसने दी, किसके कहने पे दी? तो खड़े हो जाते। 40 साल बाद ना बताएं हमें, हमारी पैदाइश से पहले का किस्सा हमें पता है। जाहिर साहब को 14 साल जेल दी, आज तक कोई शवाहिद दिया है, फिर क्लियर हो गए वो। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को ब्लैक डॉग डिक्शनरी के तहत आपने याद कर ली, कौन है भाई आप। फिर आपने इमरान खान की चलती हुकूमत, हमारा काम था, हम रखते, दौड़ छोड़ करते, लेटते, पैसे देते, खिलाते पिलाते, वादे करते, झूठ बोलते, सच बोलते। आपने पाबंद कर दिया, संडे के दिन हाईकोर्ट खुल गई, हाईकोर्ट खुल गई, पाबंद किया गया कि आप अभी 2 बड़ा कॉन्फिडेंस ले, गिरा दी। गिराने के बाद पॉपुलैरिटी ग्राफ आसमान पे है, ओह बल्ले बल्ले हो गई, खाजा भी बल्ले बल्ले हो गई। जब बल्ले बल्ले हुई तो निज़ाम ने ट्विस्ट किया, इंसाफ के निज़ाम ने, जहाँ जजा देनी चाहिए वहाँ सजा दे दी, जहाँ सजा देनी चाहिए वहाँ जजा दे रहे। लेट्स नॉट प्ले गेम्स। 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 47 का रौला किसने किया सर? 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 2018 8 फरवरी 2018 को भी 24 फॉर्म 47 था, 2013 में भी 247 था, 2024 में भी 24 में भी फॉर्म 47 है। और आगे अगर किसने किया 8 फरवरी 2024 को किसने किया? जिन्होंने बेल दी, जजों ने किया। फॉर्म 47 मेरी बात सुने ना, अगर आप बेल ना देते तो क्या मैं उनको छुड़ा के लाता? जब आपको वाडा साहब ये नहीं लगता कि ये जो सोच थी पहले कि हम नया पाकिस्तान बनाना है थ्रू इमरान खान, तो इन सारों को चोर डाकू डिक्लेयर कर दें, अब वो रिग्रेट करने गलत तजर्बा कर लिया, तो इन तजर्बात से अगर वैसे ही गुरेज कर लिया जाए, किया ही ना जाए, तो ज़्यादा बेहतर हल नहीं है। सिस्टम इवॉल्व होगा, उसमें कुछ लोग हार जाएंगे, कुछ जीत जाएंगे। देखिए 5 साल 10 साल 20 साल लगेंगे ना। देखिए नदीम साहब, ये ना जो जिनकी डेमोक्रेसी, जिन मुल्कों को आज़ाद हुए 100 से ऊपर साल हो जाते हैं ना, तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फिर इवॉल्व और रिवॉल्व होना शुरू होता है सिस्टम। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चॉइसेस हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हमें डेमोक्रेसी भी रखनी है, ठीक है, उस डेमोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम्स भी रखनी है, उनको फेस भी करना है। और इकोनॉमिकल मेल्टडाउन के तहत आपका प्रॉब्लम ये है कि हम शाय अवे करते हैं चीज़ों को बोलने में, हम जाके पैर पड़ जाते हैं कमरों के अंदर, बाहर निकल के हम डेमोक्रेट्स बन जाते हैं। आपको जब पैसा चाहिए होता है बैरून मुल्क, आप कहते हैं फ़ौज को पैसा ला के दो। जब आपको शहादतें देनी होती है तो आप कहते हैं बॉर्डर पे आप खड़े हो जाओ। सियाचिन में जंग लड़नी होती है, आप कहते हैं आप खड़े हो जाओ। जब दुनिया के ममालिक में फॉरेन मिनिस्ट्री के जो काम हैं, वो जब अनरेस्ट पे आप पॉलिटिशियन अपनी हमाकत से, ज़बान से पुट्ठे सीधे ले आते हैं, तो आप कहते हैं फ़ौज को जाके बात करो, DGSI को भेजो। ये आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। जब आप सारे अपने और उनका क्या काम है कि वो कर्टन के पीछे रह के क्रेडिट भी नहीं लेते और करके भी देते और फिर गालियाँ भी खाएं, बातें भी सुने, इल्ज़ामात भी लें, शहादतें वो दें। आपके ख्याल में असल जो खराबी है वो है ही पॉलिटिशियन है? नहीं, जुडिशल सिस्टम। अब मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ कि पहले जुडिशल सिस्टम ठीक करें, फिर पॉलिटिशियन को ठीक करें। देखिए 96-97% पे ये हमारा इदारा चल रहा है। इसमें पिछले अदवार के लोगों ने इसमें 5% 4% का डेंट डाला, 90-91% पे आज भी है। देखिए आज इंस्पिरेशन हमारे लिए कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब अनरेस्ट है जो आरिफ हबीब साहब ने दी है।
बयान, बहुत ज़बरदस्त बयान, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा इंसान है, बड़ी कदर करता हूँ उनकी। उन्होंने हमेशा अच्छे एडवाइस सभी को दिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। उनका कहने का मकसद घुमा के शब्द अपने मतलब का ले लिए नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो अनरेस्ट है, ये मार धाड़, गालम गलोच, मौला जट, देखिए आज सेनेट के अंदर तो ये वाला पैगाम जो था, असेंबली में कहा है कोई नहीं सर, ये सिर्फ इमरान के लिए था। इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा, इमरान खान साहब को भी कोई बताए पहुंचाएगा नहीं ये बात, उन सबको भी पता है पहुंचाने वालों को कि ये उसने जापानीज रेस्टोरेंट के इनवाइट पे आया और कढ़ाई उसको दे दी है, उसका मूड ही खराब, ना उसका दिल है, ना दिमाग है, ना बॉडी लैंग्वेज साथ है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी, ये तो आज की, इससे पहले की स्टेटमेंट शायद मैं कहता 1% 2% जान है। जी नाज़रीन, आपने फैसल वाडा की गुफ्तगू सुनी। फैसल वाडा का कहना था कि जो हमारी पगड़ियाँ उछालेगा हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। नाज़रीन, इस तरह के काफ़ी लोग पहले भी सियासत में आए और इन्होंने सियासत को और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताकतवर इदारों के बिना पर बात करते हैं, मगर इन लोगों का मुस्तकबिल कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये वक्ती तौर पर आते हैं और वक्ती तौर पर मफाद परस्त। जैसे कि आपको पता है कि ये पहले PTI और इमरान खान के काफ़ी क्लोज थे और इनको PTI से ही पहचान मिली, इज़्ज़त मिली, मगर आज ये इमरान खान और उनकी बेगम के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। इनको चाहिए, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के साथ वक्त गुजारा है, इन्होंने इमरान खान की पार्टी में इनको एक नाम मिला, शोहरत मिली, इज़्ज़त मिली, मगर ये आज इमरान खान के सामने अंगेज़ खड़े हो गए हैं। नाज़रीन, इंसान वही होता है कि जो किसी के साथ एक बुरकी भी खा लेना खाना, वो उस लुकमे का लिहाज रखता है, मगर फैसल वाडा साहब ये भूल गए हैं कि वक्त जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हवाओं का रुख चेंज भी हो सकता है और एक दिन ऐसा आएगा कि इमरान खान साहब रिहा होंगे और वो दोबारा अपनी पार्टी की भागदौड़ संभालेंगे, मगर ये फैसल वाडा साहब आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। नाजरीन, लोगों को अगवा करना, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना और उसके बावजूद यानी कि आईनी तरमीमें जो है पास करवानी, ये भी ठीक नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत बनी, ये कैसे बनी, इसको कौन लेकर आया। अब ये हुकूमत जो है ना अपने बोझ थले खुद ही आकर जो है ना गिर जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत जो है ना ये बोझ नहीं उठा सकती। आपको पता है कि ये जो हुकूमत है फॉर्म 47 पर बनी और इलेक्शन जो था ना वो 18 फरवरी को हुआ, मगर ये हुकूमत 9 फरवरी को जीती फॉर्म 47 के ज़रिए। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, तमाम तजियाकार, तमाम सहाफ़ी, तमाम जो सियासी जमातों के कायदीन हैं वो सब कहते हैं कि ये हुकूमत जो है धांधली ज़्यादा है और ये धांधली की बुनियाद पर ही हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई है। और नाज़रीन, आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने सियासी इंतकाम की जो है ना इंतहा कर दी है। इमरान खान ने भी अपने दौर में सियासी इंतकाम का निशाना लोगों को बनाया है, वो भी नहीं बनाना चाहिए। उसने गलत किया तो, मगर ये तो ना गलत करते। अगर इनको कहना कि आपकी हुकूमत जो है धांधली की बनी हुई है, धांधली ज़्यादा हुकूमत है, तो ये कहते हैं भाई सन 2018 में भी तो धांधली हुई थी। अगर सन 2018 में कोई गलत काम हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार वही गलत काम करते रहें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।